वेलकम चिल्ड्रन। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 4 है। इस चैप्टर को हम 2 सेशन में पढ़ेंगे। आज है इसका पहला सेशन। आज इस सेशन में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंडर प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। तो इसमें हम जो 2 सेशन है उसमें हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज इस सेशन में तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। और नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इस सेशन के एंड में, अंत में आप क्या जान पाओगे, मैं पहले आपको बता दूं। यू कैन मेंशन द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड द स्ट्रेटजीज टू बिल्ड अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी. You will be able to enumerate the cause and effects of population explosion. You will be able to describe amniocentesis, its usefulness, misuse and reason of its statutory ban. You will be able to describe the various natural and artificial method of birth control available for male and female. और अभी तक आप क्या क्या जानते हैं बच्चों, मैं आपको बता दूं। यू आर एबल टू डिफाइन हेल्थ, you are able to state the importance of health in our life, you are able to tell the name of most populous country in the world, you can explain the ill effects of population explosion, and you are able to state the need of birth control method. ये आप अपना जनरल नॉलेज से या फिर प्रीवियस क्लास का लर्निंग से आप जानते हैं इतना। तो इस नॉलेज के बेसिस पे हम अपना डिस्कशन शुरू करेंगे। तो चलिए पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। सबसे जानेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इट इज़ द स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल वेलबींग फॉर लीडिंग ए रिप्रोडक्टिव लाइफ। ओके बच्चों, आप हेल्थ का जो डेफिनेशन जाने थे उसमें क्या था, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। लेकिन यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम जब डिफाइन करने जा रहे हैं तो इसमें फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल एंड सोशल वेलबींग, तो ये जो इमोशनल एंड बिहेवियरल होता है ये लिंक होता है आपका मेंटल हेल्थ के साथ। ठीक है, तो ये सारे किस तरह लीड करते हैं एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ के लिए। ठीक है, तो ये सारे मिलकर आपका रिप्रोडक्टिव लाइफ अगर कंफर्टेबली लीड करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, देन दैट इज कॉल्ड हेल्दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, so this definition children you have to remember: state of physical, emotional, behavioral, social well-being for leading a reproductive life. According to WHO, World Health Organization, it includes total well-being in all aspects of reproduction. रिप्रोडक्शन के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन जिन बिहेवियर, जिन जिन हेल्थ की, जैसे फिजिकल बोलो या फिर इमोशनल बोलो या फिर मेंटल बोलो, ये सारे का जो वेलबींग होता है विथ रिलेशन टू रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ. A society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interactions among them in all sex related aspect is called reproductively healthy. हम किसको reproductively healthy बोलेंगे? ठीक है,
देखो, अगर फिजिकली किसी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक से काम कर रहा है तो उसको हम सिर्फ रिप्रोडक्टिवली हेल्थी नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शन ठीक से कर रहा है तब भी हम उसको रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं बोलेंगे। लेकिन इन दोनों के साथ साथ यानी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नॉर्मल है, फंक्शन भी नॉर्मल कर रहा है, बट उसके साथ साथ पर्सन का इमोशन भी नॉर्मल होना चाहिए एंड बिहेवियर भी नॉर्मल होना चाहिए with respect to reproduction, and that is called reproductive health। और तब हम जाकर किसी आदमी को बोलेंगे कि ये रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज। तो इसमें हम देखेंगे बच्चों, कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू इनिशिएट एक्शन प्लान एट नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडिया ने पहले इनिशिएटिव लिया था और एक्शन प्लान तैयार किया था नेशनल लेवल पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ गेन करने के लिए, एंड दीज प्रोग्राम्स कॉल्ड फैमिली प्लानिंग। तो कोई तो एक प्रोग्राम होगा जिसके ज़रिए इंडिया ने इनिशिएटिव लिया था, उस प्रोग्राम का नाम है फैमिली प्लानिंग, ओके, व्हिच वाज इनिशिएटेड इन 1951। एंड बाद में और एक प्रोग्राम इंक्लूड हुआ इसमें, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, दैट इज़ RCH। ये RCH का फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है बच्चों। और कौन सा प्रोग्राम के द्वारा इंडिया ने इनिशिएट किया था, एक्शन प्लान किया था, तो वो था फैमिली प्लानिंग। अभी देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं। इन इंडियन कल्चर डिस्कसिंग अबाउट नॉलेज ऑफ सेक्स एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज जनरली कंसिडर्ड एज रॉन्ग थिंग। इंडियन कल्चर में अगर कोई सेक्स के बारे में डिस्कस करता है या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में डिस्कस करता है तो उसको गलत समझा जाता है, ठीक है। और एक चीज़ भी है इंडियन कल्चर में, आजकल वो धीरे धीरे एबोलिश होने जा रहा है, बट स्टिल देन अर्ली मैरिज एंड आफ्टर मैरिज द गर्ल अटेन्स प्यूबर्टी, okay, but as soon as the girl attain puberty, girl चाइल्ड अगर प्यूबर्टी अटेन कर लिया तो उसका मैरिज कर दिया जाता था, ठीक है। सो ये टीन एज की जो गर्ल होती है, सी इज़ नॉट फिट टू बियर ए फीटस। कैसे केयर लेना है, फीटस को किस तरह कैरी करना है, खुद का हेल्थ का कैसे केयर लेना है, उसको मालूम नहीं होता। लेकिन इंडियन कल्चर में क्या करते थे, जैसे ही गर्ल चाइल्ड प्यूबर्टी अटेन करता था तो उसको मैरिज कर देते थे, ठीक है, जो जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड मैरिज। एंड दूसरा प्रॉब्लम है कि आफ्टर मैरिज द कैरियर ऑफ लेडीज इज़ ब्लॉक्ड इन लॉट ऑफ फैमिली। शादी के बाद क्या करते हैं, बहुत सारे अंकुश लगा दिया जाता है, ये नहीं करना है, ये नहीं खाना है, सारे लोग फैमिली का खाने के बाद ही लेडी मेंबर्स को खाना है। तो ये भी एक प्रॉब्लम बन जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, हेल्दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। नेक्स्ट है मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आर हाई इन अर्ली मैरिज। जब जल्दी मैरिज हो जाता है तो छोटी सी बच्ची जो कि टीन एज में है वो कैरी करने के लिए मतलब उतना हेल्दी नहीं रहती, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं रहती, मेंटली भी प्रिपेयर नहीं होती। तो उस केस में क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड मैटरनल मोर्टेलिटी, मदर की भी डेथ होने की चांस और बच्चे की भी डेथ होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। देयर इज़ लिटिल नॉलेज अबाउट पर्सनल हाइजीन टू अवॉइड सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। और एक प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम है जो कि अभी भी कुछ लोगों के पास है,
पहले का जो प्रॉब्लम हमने तो बताया वो तो काफ़ी हद तक दूर हो चुका है, लेकिन ये जो लास्ट प्रॉब्लम है ये फिर भी कुछ हद तक है, इसीलिए इसको इंक्लूड किया गया है। लोगों को पर्सनल हाइजीन के बारे में नॉलेज नहीं होता, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, अगर अनसेफ सेक्स करेंगे तो उसमें किस तरह का डिजीज़ बॉडी में आता है और वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन किस तरह ट्रांसमिट हो जाता है, उसके बारे में नॉलेज नहीं होता। तो ये था बच्चों प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम आपको याद रखना है फॉर द एग्जामिनेशन। सो दीज आर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम स्पेशली इन इंडिया। ओके, देयर मे बी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन विथ लैक ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अभी अंततः क्या होगा, अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ सही नहीं रहेगा तो क्या होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन किस तरह बढ़ रहा है, बट ये पॉपुलेशन में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन आर देयर, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका हेल्थ सही नहीं रहता। ठीक है, तो जितने सारे बच्चे, मान लो विदाउट कंट्रोल, कोई कंट्रोल के बिना अगर बच्चे को पैदा करते जाते हैं, तो सपोज से एक फैमिली में आप सुने होंगे कि पुराने फैमिली में जो ओल्ड फैमिलीज़ है, उस फैमिली में एक एक घर में 10, 12, 15 बच्चे थे, लेकिन ये बच्चों का हेल्थ भी सही नहीं रहता था। ठीक है, सो दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अभी ये काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ चुका है, क्योंकि अभी सब लोग जागरूक हो चुके हैं कि इतना बच्चा पैदा करने से क्या प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए उसको कन्फाइंड करते हैं 1 और 2 चिल्ड्रेन में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्ट्रैटेजीज, number of programs are launched under reproductive and child health care RCH. Awareness programs are conducted for both male and female to lead healthy reproductive life. ओके, ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज हमने डेवलप किया है। पहले है RCH, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ये एक प्रोग्राम है। दूसरा है अवेयरनेस प्रोग्राम आर कंडक्टेड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल टू लीड हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ। किस तरह हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ लीड करेंगे, उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाता है। अवेयरनेस क्रिएशन अबाउट फर्टिलिटी रेगुलेटिंग मेथड, जैसे आप मान लो फैमिली में कोई नहीं चाहता कि बच्चों में दूरी रखना चाहता है, 1 और 2 चिल्ड्रेन आर वांटेड, ज़्यादा बच्चा नहीं चाहिए, तो उनको अवेयर किया जाता है कि हाँ इस तरह का मेथड्स है, आप ये मेथड को अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, और सबसे अच्छा मेथड है सहेली। सहेली इज़ ए ओरल पील, कंट्रासेप्टिव पील फॉर द फीमेल्स। और ये किसके द्वारा डेवलप हुआ था बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट वॉज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI इन लखनऊ। ठीक है, इस सहेली के बारे में हम बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ये सहेली का एडवांटेज क्या है। नेक्स्ट है अवेयरनेस क्रिएशन अबाउट पर्सनल हाइजीन। हम आपको प्रॉब्लम में बताए थे कि लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट पर्सनल हाइजीन, तो इसलिए अवेयरनेस क्रिएट करना पर्सनल हाइजीन के बारे में बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट, प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो कि जाने अनजाने में ड्यू टू दैट इज़ अनसेफ सेक्स आ जाता है बॉडी में, इसको किस तरह प्रिवेंट करना है और प्रोटेक्ट करना है, इसका भी गाइडलाइन जारी किया गया है। देन स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस एक मेथड होता है बच्चों, जिसमें कि बच्चे का जो इन्फेंट, जब फीटस जब मदर के ऊम में होता है, तो उसके चारों तरफ जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, इफ़ यू रिमेंबर हम प्रीवियस चैप्टर में एमनियोटिक मेम्ब्रेन, एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में पढ़े थे। तो उस एमनियोटिक फ्लूइड जो फीटस के चारों तरफ होता है,
एम्ब्रियो के चारों तरफ होता है उसको कलेक्ट किया जाता है, और कलेक्ट करके उसमें से जो सेल होता है, फिटस का जो सेल होता है, उस सेल में फाइंड आउट किया जाता है कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं। अगर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि अबॉर्ट करने के लिए। लेकिन बच्चों इसका बहुत बड़ा मिसयूज़ होने लगा। लोग इसको सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ किए। जैसे पहले आजकल इन गर्ल चाइल्ड को फिर भी कुछ स्टेट्स में है कि गर्ल चाइल्ड मतलब इट इज़ ए कर्स फॉर द फैमिली, फैमिली के लिए ये अभिशाप होता है, ऐसे सोचते हैं। लेकिन कुछ फैमिलीज़ हैं वहाँ अगर गर्ल चाइल्ड आए तो सोचते हैं कि लक्ष्मी आई है। तो जिन फैमिलीज़ में, जिन स्टेट्स में लड़कियों के बारे में ऐसा बोलूँ मैं कि मतलब जैसे इतना छोटा सोच है, उस स्टेट्स में क्या करते हैं, फीमेल चाइल्ड को पेट से ही मार डालते हैं। जैसे मदर के उम्र में जो एमनियोटिक फ्लूइड जिस रीज़न के वजह से हमको निकालना चाहिए, उस रीज़न के वजह से निकाला नहीं जाता, उसको मिसयूज़ किया जाता है, एंड दैट फ्लूइड इज़ बीइंग टेस्टेड टू नो द सेक्स ऑफ द फीटस का सेक्स जानने के लिए किया जाता है। और अगर ये फीमेल चाइल्ड होता है तो उसको मार डालते हैं, या फिर जो मदर है कैरी करती है उसको टॉर्चर किया जाता है, या फिर बेबी को दैट इज़ अबॉर्ट किया जाता है। तो ये मिसयूज़ की वजह से एमनियोसेंटेसिस को बैन कर दिया गया है कि कोई भी ये एमनियोसेंटेसिस मेथड को अपना नहीं सकता बिकॉज ऑफ दिस एडवांटेज। अभी हम देखेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का रीज़न क्या है। सबसे पहला रीज़न है रैपिड इंक्रीज। सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता क्या है। द रैपिड इंक्रीज इन साइज एंड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन in a very short span of time is called population explosion। इसका कुछ रीज़न हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अब तेज़ी से पॉपुलेशन का बढ़ने को कहा जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बहुत छोटे समय में अगर पॉपुलेशन का ग्रोथ हो जाता है तो उसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता बोलेंगे। और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होता है बच्चों, आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो, आई विल नॉट रिपीट इट। ओके, यहाँ पर मैं रीज़न बताऊँगी। सबसे पहला रीज़न होता है लेक ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ नॉलेज। लोगों को ये मालूम नहीं होता अगर ज़्यादा बच्चा पैदा होते हैं तो किस तरह हेल्थ डिटोरिएट करता है। देन नेक्स्ट रीज़न है डिक्लाइन इन डेथ रेट। हमारा टेक्नोलॉजी मेडिसिन्स में इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि डेथ को रोका जाता है, चाहे वो बच्चे का डेथ या फिर मदर का डेथ। सो ये भी एक रीज़न है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। लॉन्गर लाइफ स्पैन लॉन्गर होने से भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। आजकल मेडिसिन में इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि किसी भी तरह मान लो बच्चे में कुछ बच्चों को जब अबॉर्ट किया जाता है या फिर बच्चे में कुछ प्रॉब्लम दिखाया जाता है तो इस तरह अबॉर्ट किया जाता है कि मदर को कोई हानि नहीं पहुंचता। सो दैट इज़ कॉल्ड मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट एंड दैट हैज़ बीन डिक्रीज। और इसका दूसरा कारण भी है कि जो टीन एज में मैरिज कर दिया जाता था तो और टीन एज में बच्चा कंसीव कर जाती थी तो उसको रोक दिया गया है। तो इसीलिए मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी दैट इज़ डिक्रीज हो गया है। डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी। बच्चे का भी खास ख्याल रखा जाता है, इसीलिए इन्फेंट बच्चे का जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी कम हो चुका है। एंड सम रिलीजियस बिलीफ अगेंस्ट बर्थ कंट्रोल। ये सबसे बड़ा खतरा है। लोग समझते हैं कि अगर बच्चा घर में पैदा हो रहे हैं तो ये भगवान का देन है, हमको इसमें रोक नहीं लगाना चाहिए।
इसीलिए आप देखेंगे कि पुराने ज़माने में एक एक घर में 10-12 बच्चे थे, क्योंकि लोग सोचते थे कि ये भगवान का आशीर्वाद है, इसीलिए इतने बच्चे भगवान हमको खुशी से दे रहे हैं, हमको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा रीज़न था कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों होने लगा। अभी हम पढ़ेंगे बर्थ कंट्रोल के बारे में। फैमिली वेलफेयर एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कम फॉरवर्ड टू अवॉइड अनकंट्रोल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अभी देखो बच्चों, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर दिया गया है, तो उसमें से सबसे बड़ा स्टेप है बर्थ कंट्रोल। तो फैमिली वेलफेयर एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो इनिशिएट किया गया है, उसके तहत अनकंट्रोल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, उसको हम रोक सकते हैं। और दूसरा मेथड है कंट्रासेप्शन। ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप्स है, बहुत ही बड़ा मेज़र है, जिसके वजह से हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोक सकते हैं। तो ये कंट्रासेप्शन क्या है, हम आपको बच्चों प्रीवियस सेशन में बताए थे, दैट इज़ कंसेप्शन क्या होता है एंड प्रेगनेंसी क्या होता है। सो प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन और फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इज कॉल्ड कंट्रासेप्शन। तो कंसेप्शन को रोकना यानी फर्टिलाइजेशन को रोकना एक अहम स्टेप होता है बर्थ कंट्रोल के लिए। अभी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड्स, जो कंट्रासेप्टिव मेथड्स है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें है नेचुरल मेथड एंड आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड में हम पढ़ेंगे बैरियर मेथड, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ओरल कंट्रासेप्शन, इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स, सर्जिकल मेथड। तो ये सारे जो है कंट्रासेप्टिव मेथड्स है। कंट्रासेप्टिव मेथड दो तरह के होते हैं, एक है नेचुरल मेथड, दूसरा है आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में हम नेचुरली बॉडी में जो प्रोसेस होता है उसमें हम कैसे रोक लगा सकते हैं, या फिर उसके ज़रिए हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बर्थ कंट्रोल, उसको कहा जाता है नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्टिव। एंड आर्टिफिशियल मेथड, आजकल बहुत सारे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो चुका है, मेडिसिन में डेवलपमेंट हो चुका है, जिसके वजह से हम आर्टिफिशियली भी बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। ठीक है, नेचुरल मेथड, नेचुरली क्या होता है, ओवम रिलीज होने के बाद जब अम्पुलर रीजन में पहुंचता है फैलोपियन ट्यूब का, अगर उसी टाइम में स्पर्म आकर उसी जगह पर पहुंच जाए तो फर्टिलाइजेशन होने का चांस होता है। लेकिन इसको हमको रोकना है, तो कैसे रोकेंगे? नेचुरल मेथड से हम रोकेंगे। तो नेचुरल मेथड का डिफरेंट टाइप्स होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होता है? इट इज़ ए मेथड इन व्हिच कपल अवॉइड or abstain coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle when ovulation could be expected। देखो बच्चों, हम मेंस्ट्रुअल साइकिल जब पढ़े उसमें हम पढ़े थे कि 14th डे में ओवुलेशन होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 14th डे में ही ओवुलेशन होगा, वो 10th to 17th डे के अंदर कभी भी हो सकता है, क्योंकि सबका हार्मोनल लेवल एक जैसा नहीं होता। इस पीरियड में अगर कपल कॉइटस नहीं करेंगे तब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये हो गया आपका पीरियडिक एब्स्टिनेंस, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए कॉइटस को रोकेंगे। द नेक्स्ट इज विड्रॉल और कॉइटस इंटरप्ट। Male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation to avoid insemination.
ड्यूरिंग कॉइटस क्या होता है बच्चों, मेल की बॉडी से थ्रू पेनिस द सीमेन इज रिलीज्ड विच कंटेन्स ह्यूज नंबर ऑफ स्पर्म्स। तो ये स्पर्म का रिलीज को रोकना है, मतलब स्पर्म का रिलीज वाजाइना में नहीं होना चाहिए, फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होना चाहिए। इसीलिए मेल पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, ही हैज़ टू विड्रॉ हिज पेनिस, पेनिस को निकाल देना है बिफोर इजैकुलेशन, सीमेन रिलीज होने से पहले उसको पेनिस को बाहर निकाल देना है ताकि स्पर्म रिलीज ना हो फीमेल बॉडी में। द नेक्स्ट मेथड है लैक्टेशनल एमेनोरिया। It occurs due to intense lactation for about 6 months after parturition. अगर बच्चे में डिस्टेंस करना चाहते हैं तो ये मेथड अपनाया जाता है। मदर जब तक इंटेंसिवली लैक्टेट करता है, अगर फर्स्ट बच्चे का ब्रेस्ट फीडिंग चल रहा है इंटेंसिवली आफ्टर पार्चुरेशन, तब मेंस्ट्रुएशन का चांस कम हो जाता है या फिर मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है ड्यूरिंग दिस लैक्टेशनल पीरियड। सो अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं होता तो ओवुलेशन का चांस नहीं होता, सो फर्टिलाइजेशन का चांस भी कम हो जाता है। ठीक है, और जनरली ये जो इंटेंसिव लैक्टेशन होता है 6 मंथ्स तक होता है आफ्टर पार्चुरेशन, तो इट इज़ इफेक्टिव ओनली अप टू 6 मंथ्स। अभी हम देखेंगे आर्टिफिशियल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। आर्टिफिशियल मेथड में हम पढ़ेंगे फिजिकल कंट्रासेप्टिव और बैरियर मेथड। दिस मेथड प्रिवेंट्स कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्म एंड ओवम बाय बैरियर। सच मेथड्स अवेलेबल बोथ फॉर मेल एंड फीमेल। बैरियर मेथड में एक बैरियर क्रिएट कर दिया जाता है, बैरियर रख दिया जाता है जिसके वजह से स्पर्म और ओवम दोनों कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे। पहला है सबसे कॉमन जो बैरियर मेथड होता है कॉन्डोम। कॉन्डोम आर बैरियर्स मेड ऑफ थिन रबर लैटेक्स शीथ। द मेल कॉन्डोम इज यूज्ड टू कवर द पेनिस। इट इज यूज्ड just before coitus so that semen is not entered into the female reproductive tract। ये है मेल कॉन्डोम। सो इसको पेनिस में कवर कर दिया जाता है ताकि कॉइटस के समय अगर सीमेन रिलीज हो तो वो फीमेल बॉडी में रिलीज नहीं होगा। एंड इसका और एक एडवांटेज है कि सेक्सुअल कांटेक्ट से जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जो डिजीज़ ट्रांसफ़र होता है मेल से फीमेल को या फिर फीमेल से मेल को, वो प्रिवेंट हो जाता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। द फीमेल कॉन्डम्स आर डायफ्रागम, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्स। दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ रबर लैटेक्स। ओके, ये नाम आपको याद रखना है बच्चों, क्या क्या है फीमेल कंडोम्स। दे आर नोन एज डायफ्रागम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट, जो कि फीमेल को पहनना पड़ता है। सो दिस इज़ द फीमेल कंडोम। सो दोनों तरह के कंडोम बैरियर की तरह काम करते हैं ताकि स्पर्म ओवम के कांटेक्ट में ना आ सके, और दूसरा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचाते हैं। These are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix। ये cervix को कवर कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है आर्टिफिशियल मेथड इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, IUDs। These devices are only used by female। ये फीमेल के लिए ही होता है। डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्स इंसर्ट दीज इनटू द यूटेरस थ्रू वाजाइना। ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, उसमें इंसर्ट कर दिया जाता है। उसको इसीलिए कहा जाता है इंट्रा यूटेराइन, क्योंकि ये यूटेरस में इंसर्ट किया जाता है, तो इसको इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कहा जाता है। सो हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इसका एग्जाम्पल सब आपको याद रखना है बच्चों। लीव्स लूप, इट एक्ट एज ए बैरियर। देन कॉपर रिलीजिंग IUD, कॉपर T,
कॉपर 7, मल्टीलोड 375। यहाँ कॉपर को यूज, देखो ये है कॉपर टी का पिक्चर। कॉपर आयन रिलीज्ड फ्रॉम दिस डिवाइस, ये डिवाइस से जो कॉपर आयन रिलीज होता है वो सप्रेस कर देता है स्पर्म का मोटिलिटी को। सो द स्पर्म कैनॉट रीच अप टू द फैलोपियन ट्यूब और द एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म इज ऑल्सो रिड्यूस्ड बाय द कॉपर आयन। तो बच्चों एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि कॉपर रिलीजिंग आईयूडी क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या है और ये किस तरह काम करता है। तो आपको इस तरह लिखना है कि कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कॉपर से बना हुआ होता है, जिसमें से कॉपर आयन रिलीज होता रहता है, और ये कॉपर आयन स्पर्म का मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को डिक्रीज कर देता है, और उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। देखो बच्चों किस तरह प्लेस किया जाता है कॉपर टी को, आप यहाँ देख सकते हैं। दिस इज ए कॉपर टी, ये कॉपर टी है। ये कॉपर टी को यूटेरस में इस तरह प्लेस किया जाता है। दिस इज हाउ इट इज प्लेस्ड इनसाइड द यूटेरस। ये जो है कॉपर टी, जो कॉपर आयन रिलीज होता है, दे इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस। यूटेरस में फैगोसाइटोसिस भी करते हैं, जैसे उसको एनगल्फ कर लेते हैं। देन दूसरा है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में है प्रोजेस्टेरेट, LNG-20। ये दो एग्जाम्पल है। ये जब इंसर्ट कर दिया जाता है यूटेरस में तो ये फर्टिलाइजेशन को नहीं रोकता, लेकिन इम्प्लांट होने नहीं देता। यूटेरस में जो एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है तो उसको इम्प्लांटेशन से रोकता है, एंड इट मेक्स द सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म। तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी किस तरह काम करता है, क्योंकि इस तरह का आईयूडी में हार्मोन होता है और ये हार्मोन रिलीज होता रहता है कंटिन्यूअसली, जिसके वजह से ये यूटेरस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसुइटेबल बना देता है और सर्विक्स को होस्टाइल बना देता है टू द स्पर्म। नेक्स्ट है केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव। केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव में हम पढ़ेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में। ये भी फीमेल के लिए ही होता है। इसको हम बोल सकते हैं कि ओरल पिल्स। इट इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। ये टैबलेट में होता क्या है या फिर ये कैप्सूल में होता क्या है? इट कंटेन्स प्रोजेस्टोजेंस और प्रोजेस्टोजेन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। ये टैबलेट में ये हार्मोन होता है, आइदर ओनली प्रोजेस्टेरॉन होता है या फिर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। एंड ये पील्स को लेना कैसे है? पील्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर ए पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टेड विद इन फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन फेज का फर्स्ट 5 days के अंदर ही इसको शुरू करना है और 21 days तक लेने के बाद इसको छोड़ देना है। ठीक है, ये मैं कॉमन रूल फॉर पील्स के बारे में बता रही हूँ। लेकिन सहेली एक बहुत ही एफिशिएंट ओरल पील है, कंट्रासेप्टिव पील है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। सहेली इट इज़ ए नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन यूज्ड एज ओरल कंट्रासेप्टिव पील। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये नॉन स्टेरॉइडल है और ये सहेली जो है इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, और इसको वंस इन ए वीक लिया जाता है। इट इज़ टेकन वंस इन ए वीक। जैसे अदर पिल्स को 21 days तक कंटिन्यूस लेना पड़ता है, तो सहेली को ऐसा नहीं करना पड़ता। सहेली इज़ कैन बी टेकन वंस इन ए वीक पिल। दूसरा है इट इज़ नॉन स्टेरॉइडल एंड देयर इज़ नो साइड इफ़ेक्ट और लीस्ट साइड इफ़ेक्ट। ये सहेली का सबसे बड़ा एडवांटेज है।
अदरवाइज बाकी जो पिल्स होते हैं सब में कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बिकॉज दे आर स्टेरॉइडल होते हैं। अगर ये पिल्स लेने के टाइम अगर स्किप हो गया तो विदिन 72 आवर्स द पिल्स कैन बी टेकन। द नेक्स्ट है इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स। प्रोजेस्ट्रोजेंस अलोन और इन कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजेन used as injections or implants under the skin of female. It is very effective for long period. Excuse me. प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन या फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन को इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है फीमेल के बॉडी में, स्किन के नीचे इम्प्लांट कर दिया जा सकता है और ये बहुत लॉन्ग पीरियड तक इफेक्टिव रहता है। देन एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव। एमरजेंसी कब बोलेंगे? अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया जा रहा है और पील लेने के समय आप भूल गए हैं तो उस केस में क्या किया जाता है? प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रोजेन और प्रोजेस्ट्रोजेन एस्ट्रोजेन कॉम्बिनेशन को 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस के अंदर अगर ले लिया जाए तो ये एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव के रूप में काम करता है। देन सबसे लास्ट मेथड है सर्जिकल और स्टेरिलाइजेशन मेथड। दिस इज एडवाइज टू बोथ मेल एंड फीमेल पार्टनर एंड इट इज परमानेंट मेथड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। स्टेरिलाइजेशन सर्जरी इन मेल इज कॉल्ड वैसेक्टोमी। क्यों कहा जाता है मैं आपको बताऊंगी। इन वैसेक्टोमी a small part of the vas deferens is removed or tied off. मेल में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चों आप जानते हैं कि vas deferens होता है। इट इज़ ए डक्ट थ्रू which the sperm from the testis is carried to the urethra. यूरेथ्रा तक स्पर्म इसके थ्रू जाता है। अगर इसका एक छोटा सा पार्ट को रिमूव कर दिया जाए और बांध दिया जाए तो स्टेरिलाइज हो जाता है मेल में और स्पर्म यूरेथ्रा तक पहुंच नहीं पाता और इसको कहा जाता है वैसेक्टोमी, क्योंकि भास डिफरेंस को हम यहाँ पर कट कर रहे हैं और टाई अप कर रहे हैं। ये है, आप देखो बच्चों, दिस इज द भास डिफरेंस। ओके, ये भास डिफरेंस को यहाँ पर आप देख सकते हैं काट के यहाँ पर किस तरह बांध दिया गया है। ठीक है, and this method is known as vasectomy. Sterilization surgery in female is called tubectomy. फीमेल में जो स्टेरिलाइजेशन मेथड होता है, सर्जिकल मेथड होता है, दैट इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी, क्योंकि इसमें फैलोपियन ट्यूब को छोटा सा पोर्शन काट दिया जाता है और उसको टाई कर दिया जाता है ताकि स्पर्म एक तक पहुंच ना सके। तो यहाँ देखो बच्चों, ये है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का इस पोर्शन में किस तरह काट के उसको टाई कर दिया गया है, बांध दिया गया है, ताकि जब स्पर्म्स इधर से जाएगा तो वो ओवम तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन बच्चों, ये जो दो मेथड हमने सर्जिकल मेथड बताया, दीज आर नॉट ए परफेक्ट कंट्रासेप्टिव मेथड, क्योंकि इसका डिसएडवांटेज है कि ये रिवर्सिबल नहीं है, ये हार्डली रिवर्सिबल है, बहुत कम मात्रा में रिवर्सिबल होता है, इसीलिए हम इसको कंट्रासेप्टिव मेथड नहीं मान सकते। लेकिन ये बर्थ कंट्रोल मेथड ज़रूर है, क्योंकि एक दो बच्चे के बाद इफ़ यू वांट टू स्टॉप फॉर परमानेंटली आप अगर स्टॉप करना चाहते हैं कोई, तो ये मेथड अपना सकते हैं। सो इट इज़ नॉट रिवर्सिबल, क्योंकि एक बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव होने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होता है, जैसे आपको मैं बताऊंगी आगे चलते हुए। अभी हम बर्थ कंट्रोल जब डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें मैं आपको बता दूं कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज़ अनदर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, दैट इज़ MTP,
International or voluntary termination of pregnancy is called medical termination of pregnancy और इंड्यूस्ड एबॉर्शन। अगर डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं कि दिस प्रेगनेंसी शुड बी एबॉर्टेड, इंटेंशनल एंड वॉलंटरी टर्मिनेशन डॉक्टर के दैट इज़ सुपरविज़न में अगर प्रेगनेंसी को अबॉर्ट किया जाए तो उसको कहा जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी हैज़ सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग पॉपुलेशन। अगर मान लो अनसेफ कॉइटस के वजह से मदर इज़ प्रेग्नेंट एंड मदर डज नॉट वांट द चाइल्ड एंड द चाइल्ड हैज़ सम प्रॉब्लम, बच्चों में अगर बच्चे के लिए माँ के लिए दोनों के लिए खतरा साबित होता है कंसीव करने से, तो उस केस में डॉक्टर सजेस्ट करते हैं फॉर एबॉर्शन एंड दैट इज़ कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। लीगल रेस्ट्रिक्शन इज़ दैट टू रिड्यूस फीमेल फिटिसाइड। दिस मेथड इज सेफ विद इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब फर्स्ट 3 महीने, कंसीव करने के 3 महीने के अंदर ही ये जो एमटीपी है सेफर होता है। उसके बाद अगर किया जाए तो मदर के लिए खतरा साबित होता है। यूज टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और फेल्यूर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग कॉइटस और रेप्स। ये कब यूज हो सकता है एमटीपी? अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गया ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर हो गया, या फिर रेप, ये केसेस में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल इन केस वेयर continuation of the pregnancy could be harmful or even fatal either to the mother or to the fetus or both। जब दोनों के लिए, मदर एंड फीटस के लिए खतरा साबित होता है तो तब एमटीपी कर दिया जाता है। और एमटीपी शुड बी परफॉर्म्ड बाय ए क्वालिफाइड डॉक्टर ओनली। तो अभी बार्थ कंट्रोल मेथड्स का समरी है। ये बार्थ कंट्रोल मेथड बच्चों, आप अगर ऐसा एक चार्ट बना लो तो आपको एग्ज़ाम के टाइम में प्रिपरेशन के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। सो कंट्रासेप्टिव मेथड्स आर 2 टाइप्स, दैट इज़ नेचुरल मेथड, आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में हम पढ़े पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, कॉइटस इंटरप्ट, लैक्टेशनल एमेनोरिया। अभी हम आर्टिफिशियल मेथड में पढ़े बैरियर मेथड, ओरल कंट्रासेप्टिव्स, आईयूडीज, ओके, इम्प्लांट्स, इंजेक्टेबल्स एंड सर्जिकल मेथड। अभी हम देखेंगे कौन सा मेल के लिए, कौन सा फीमेल के लिए। बैरियर बोथ मेल एंड फीमेल के लिए होता है। मेल में मेल कंडोम होता है, फीमेल में फीमेल कंडोम, डायफ्रागम, वॉल्ट एंड सर्वाइकल कैप। अभी हम देखेंगे सर्जिकल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड के अंडर हम अभी देखेंगे सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड मेल के लिए फीमेल के लिए होता है। मेल के लिए होता है वैसेक्टोमी, फीमेल के लिए होता है ट्यूबेक्टोमी, ओके। और ये जो रहा आईयूडी, आईयूडी इज़ नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। ये 3 तरह का जो आईयूडी है किस तरह काम करता है हम आपको बता चुके हैं। तो बच्चों, अभी मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि एक कंट्रासेप्टिव का आइडियल कंट्रासेप्टिव हम किसको बोलते हैं। आइडियल कंट्रासेप्टिव होता है जिसके पास ये सब मैं जो क्राइटेरिया बोलने जा रही हूँ ये अगर हो तो उसको आइडियल कंट्रासेप्टिव कहा जाता है। इफेक्टिव होना है, कॉस्ट कम होना चाहिए, लेस कॉस्ट होना चाहिए, लेस साइड इफ़ेक्ट या फिर नो साइड इफ़ेक्ट होना चाहिए, नॉर्मल डिज़ायर जो होता है इंटरकोर्स के लिए उसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। ये सब क्राइटेरिया और इजीली अवेलेबल होना चाहिए मार्केट में। ये सब कंट्रासेप्टिव
अगर क्राइटेरिया है किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के पास तो उसको आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कहा जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी रिवर्सिबल, इसीलिए हम सर्जिकल मेथड को आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं मानते, क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं होता। तो चलिए बच्चों एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर्स टू ए टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। Improved health facilities and better living conditions promoted an explosive growth of population called population explosion, which necessitated intense propagation of contraceptive methods. Various contraceptive options are available now, such as natural, traditional, barrier, IUDs, pills, injectables, implants, and surgical methods. Medical termination of pregnancy is legalized in our country. MTP is generally performed to get rid of unwanted pregnancy due to rapes, casual relationships. तो बच्चों ये था हमारा फर्स्ट सेशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। थैंक यू फॉर व्यूइंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।